नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज फिर हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय और एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक हमने NCERT क्लास 6 हमारे अतीत 1 फुल एंड फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग जाके जो हमने 10 टॉपिक पढ़ा रखा है वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और उन्हीं 10 टॉपिक के हमने MCQ भी 10 क्वेश्चन के तैयार कर दिए हैं और वो फाइनली वो भी अपलोड हो गए हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं NCERT क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे अतीत 2, यानी कि इसका जो सेकंड भाग है हमारे अतीत भाग 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। हमारा ये जो पहला अध्याय है, यानी पहला जो टॉपिक है, हजारों वर्षों पहले जो परिवर्तन हुआ उस दौरान की हम पड़ताल करते हैं कि क्या क्या उस दौरान परिवर्तन हुए। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक था यही था। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि सन अध्याय का जो स्टार्टिंग है वो सन 700 से 1725 ईस्वी तक, यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1000 वर्षों में भारत की जो भाषा, समाज, शासन, इमारतें, व्यापार, धर्म, संस्कृत, इनमें देखते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1000 साल में कितना परिवर्तन हुआ है हमारे भारत में। तो उस चीज़ के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि दे रखा है कि सन 700 से 1750 ईस्वी तक के भारत में हुए बड़े बदलाव को हम समझते हैं। ठीक है, लगभग 1000 वर्षों में भारत की भाषा, समाज, शासन, इमारतें, व्यापार और धर्म और संस्कृत, इनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसे कि पुराने और नए नक्शे, अगर हम देखें तो पुराने नक्शे, पुरानी जो इमारतें, जो धरोहर देखेंगी वो पुराने नक्शे, और आज के समय में देखेंगे तो आज के समय में पुराने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात किसी को पुराने और नए नक्शे। पुराने और नए नक्शे, पुराने समय के नक्शे बहुत ही अलग होते थे। फारसी विद्वान अल इदरीसी ने भारत का नक्शा बनाया, यानी कि जो फारसी विद्वान था अल इदरीसी, उसने भारत का नक्शा बनाया जिसमें कई जगह उल्टी दिशा में दिखाई गई। मतलब इसने जो नक्शा बनाया था उसमें कई जगह उल्टी दिशा में दिखाया गया था। बाद में नए नक्शे में सीमाएं, समुद्री तट, पहाड़ आदि अधिक साफ सफाई से दिखाया गया। ठीक है, इससे पता चलता है ज्ञान बढ़ने पर नक्शा भी बेहतर होते गए। यानी कि जब ज्ञान का जब अध्ययन होगा तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो वो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं शब्दों का बदलता अर्थ। शब्दों का बदलता अर्थ, अब शब्दों में क्या परिवर्तन हुआ है? शब्दों में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे कि हिंदुस्तान, अगर हम 11वीं शताब्दी में बात करें तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ सिर्फ उत्तर भारत में माना जाता था। यानी कि 11वीं जो शताब्दी थी वो हिंदुस्तान का जो शब्द था वो सिर्फ उत्तर भारत में ही माना जाता था। और फिर 16वीं से 17वीं सदी में इसका अर्थ पूरा भारत हो गया। यानी कि 16वीं और 17वीं जो ये पूरा भारत में हो गया। 16वीं और 17वीं अध्याय में। ठीक है, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ जो हो गया वो पूरा भारत हो गया। ठीक है, यह दिखाता है कि समय बदलने पर शब्दों का भी अर्थ बदलता रहता है। अभी तक हम 2 चीज़ें देख चुके हैं, यानी कि जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान के अधीन ही हमारी चीज़ें और भी बेहतर होती है। यानी कि पहले जो नक्शा बनाया गया था वो उनकी जो दिशाएं थी उल्टी हो गई थी, उल्टी सीधी थी, लेकिन जब बेहतर ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इससे नक्शे में फिर सीमाएं, समुद्री तट, पहाड़ इत्यादि भी दिखाई
सही दिशा में दिखाई देने लगे। तो इसी तरह जब 11वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान का जो शब्द था सिर्फ उत्तर भारत में था, लेकिन जब 16वीं से 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ पूरे भारत में हो गया। यानी कि ये दिखता है कि समय बदलने पर भी शब्दों में परिवर्तन होता है, यानी कि ज्ञान का अध्ययन होने पर भी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है नई भाषाओं का विकास। नई भाषाओं का विकास। ठीक है, इस समय कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल। जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि कई तुर्की अफगान शासक उत्तर भारत आए हुए थे। भारतीय भाषाओं में साहित्य और कविताएं लिखी जाने लगी। ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा, जो भारतीय भाषाएं थी उसमें साहित्य और कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह नई भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि जो अरबी और फारसी लोग थे वो भाषा का प्रयोग बढ़ा दिया, क्योंकि तुर्क और अफगान से शासक जो थे, उनके जो शासक थे वो भारत आए थे। तो इस तरह भाषाओं में परिवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन और जात व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, समाज और जात व्यवस्था में क्या परिवर्तन। अगर जात शब्द का उपयोग लोगों को उनके काम, पेशे और परंपरा के आधार पर समूह में बांटने के लिए किया गया। ठीक है, जात का जो उपयोग हो उनके काम, उनके जो काम होते थे उनकी परंपरा में बांटने का प्रयोग किया गया। हर जात के अपने नियम होते थे। आज भी हर जात में चीज़ें बटी हुई कि तुम्हें क्या करना, हमें क्या करना, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, तुम हिंदू में किस जात से हो, तो वो सारी चीज़ें आज भी वो चीज़ें बटी हुई हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आज भी जातों का जो दौर है वो पुरानी परंपराओं से भी चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो दिया है कि हर जात की अपनी नियम, यानी कि अपनी पंचायत, अपनी प्रशासनिक ढांचा था। धीरे धीरे इन जातियों के बड़े वर्ग, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंटकर वर्ण व्यवस्था बनाई गई। यानी कि जो चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में बांटकर एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई। लेकिन व्यवहार में सैकड़ों छोटी जातियां थीं। ठीक है, अब जैसे ये चार जातें धीरे धीरे बड़े वर्गों में बढ़ गए। ब्राह्मण थे, उनका अलग पेशा था, क्षत्रिय थे, उनका अलग था, वैश्य जो थे उनका अलग पेशा है, शूद्र लोग उनकी अलग पेशा है। यानी कि ये चार बड़े वर्गों में बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं आर्थिक परिवर्तन, खेती और उत्पादन। जंगल काटकर नई जमीन की खेती को, अब आर्थिक परिवर्तन और खेती उत्पादन, जैसे जंगल को काटकर जमीन को सफा किया जाता था, तो वहाँ पे क्या होता था, खेती योग्य जमीन बनाया जाता और नए नए औजार, लोहे के हल और सिंचाई तकनीकी का इस्तेमाल शुरू हुआ। यानी कि जब जंगल को साफ करके खेत बनाया जाता था तो नए औजार लोहे के बनाए जाते थे और सिंचाई करने के लिए तकनीकी चीज़ का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, फिर किसान चावल, गेहूं, बाजरा, दालें और मसाले जैसे फसल उगाने लगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी। फिर किसान धान लगाने लगा, चावल, उससे उत्पाद गेहूं, बाजरा, दाल, मसाले इत्यादि का उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। बढ़ी हुई खेती से राज्य को अधिक कर मिला और जनसंख्या भी बढ़ी। यानी कि ये सारी चीज़ें विकसित हुई तो खेती का उपयोग बढ़ गया। जब खेती का उपयोग बढ़ा तो उससे क्या हो, राज्य को अधिक से अधिक कर, यानी कि पैसा, जो चीज़ें जैसे किसान हैं वो फसल का जब जुताई बुआ करके जब फसल तैयार करते तो बेचते थे, तो उससे उनका पैसा मिलता था उनसे, जिससे अपना जीवन यापन करते थे अपनी फैमिली। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि राज्य अधिक मजबूत हुआ, कर मिला और धीरे धीरे क्या हुई, जनसंख्या भी बढ़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा है कि नए राज्य और राजवंश। अब इसमें देखें तो पता चलता है कि समय के साथ शक्तिशाली राज्य भी उभरे। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे चीज़ें और मजबूत बेहतर होती गई, तो वैसे वैसे राज्य भी बढ़े। जैसे कि चोल साम्राज्य, जो चोल साम्राज्य था, ये चोल साम्राज्य दक्षिण भारत और राजपूत राज्य था वो था
उत्तर भारत। और जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत ये था मध्यकाल, ये था मध्यकाल ये था मध्यकाल। और मुग़ल साम्राज्य था ये 1526 के बाद, 1526 के बाद, यानी कि चोल साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत, और राजपूत जो राज्य था वो था उत्तर भारत, और दिल्ली सल्तनत जो था वो मध्यकालीन भारत में था। फिर उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का 1526 के बाद आया है, यानी कि मुग़ल साम्राज्य जो था 1526 के बाद। अब इन राज्यों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए क्या बनाई? सेना बनाई। इन्होंने क्या? सेना बनाई। इन्होंने सेना बनाई, किले और इमारतें बनाई, यानी कि सेना बनाई, किले और इमारतें बनाई, किसानों से कर लिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। ये चार चीज़ें राज्य ने अपने मजबूत किया, यानी कि सेना बनाई क्योंकि अपने किले की देखरेख करने के लिए, और किले और इमारतें बनाए, बड़े बड़े किले और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। किसानों से कर लिया, किसानों से कर लिया यानी कि टैक्स लिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। फिर धीरे धीरे वो अपनी ये 3-4 चीज़ें और बेहतर की। तो अब इसे यात्रियों का भारत आना, दुनिया के कई हिस्सों से लोग आए थे भारत में, जैसे कि अल बर्नी फारस जो भारत का समाज, धर्म, गणित और भूगोल लिखा। ये जो अल बर्नी जो शासक था, इसने क्या किया? अल बर्नी फारस यानी कि भारत समाज में धर्म, गणित और भूगोल लिखा। इब्न बतूता मोरक्को दिल्ली सल्तनत के समय यात्रा की और किताब लिखी। मार्को पोलो ये जो था ये इटली, मार्को पोलो ये इटली से, यानी कि अल बर्नी जो धर्म, गणित, भूगोल लिखा और दिल्ली सल्तनत के समय यात्रा की और किताबें लिखी। ये 3 चीज़ें हुई। अब इन यात्रियों ने बताया कि भारत में क्या होगा। भारत में व्यापार में आगे है, संस्कृत में धनवान है और ज्ञान में उन्नत था। अब ये जो 3 लोग जो बाहर से आए थे भारत आए थे, अल बर्नी, इन लोगों ने ये विवरण निकाला कि जो भारत के लोग हैं वो व्यापार में भी आगे हैं और संस्कृति में धनवान है, यानी कि जो संस्कृति उनकी है उस चीज़ में धनवान है, और ज्ञान में उन्नति है। तो इन लोगों ने धर्म, गणित और भूगोल लिखा और दिल्ली सल्तनत के समय यात्रा की। तो इब्न बतूता मोरक्को जो था उसने किताब लिखी। धार्मिक, संस्कृत, परिवर्तन और लेखन। अब हम बात करते हैं जो हमारा 8वां टॉपिक है, यानी कि भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन, इस समय समाज में भक्ति और सूफी आंदोलन का असर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था। जैसे कि भक्ति संत जो थे, अगर हम बात करें भक्ति संत थे, वो थे 4, जैसे कि रामानुज, कबीर, मीरा, तुलसीदास। ये क्या थे? ये भक्ति संत थे, ये थे भक्ति संत। अब ये सूफी संत जो थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, ये थे सूफी संत। ये थे सूफी संत, यानी कि जो भक्ति संत थे वो रामानुज, कबीरदास, मीरा और तुलसी, ये भक्ति संत थे। और जो सूफी संत थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, ये सूफी संत थे। अब इन संतों में प्रेम, शांति, समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया है। यानी कि ये जो सूफी संत थे, भक्ति संत, इन्होंने प्रेम, शांति, समानता, यानी कि प्रेम, शांति, समानता और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। यानी कि इन्होंने 4 चीज़ें का उद्देश्य दिया, प्रेम दिया, शक्ति दिया, समानता दिया और ईश्वर के भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने जात भेद को गलत ठहराया है। जो जातवादी, जो आज भी जातवादी चली आ रही, इन्होंने जातवादी विचारधारा को गलत ठहराया है। मंदिर, मठ और दरगाह समाज के बड़े आध्यात्मिक केंद्र बने। यानी कि जो मंदिर थे, मंदिर, मठ, दरगाह, ये समाज के बहुत ही बड़े आध्यात्मिक केंद्र बने। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम जैसे कि पढ़ते हैं, जैसे कि पांडुलिपियाँ और किताबें।
पांडुलिपियाँ और किताबें। अगर हम बात करें जो किताबें होती तो वो हस्तशिल्प होती थी, यानी कि वो हाथ से पहले लिखी जाती थी। उस समय किताबें हाथ से लिखी जाती थी, यानी कि वो हस्तशिल्प थी, हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें पांडुलिपि कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अधिकतर किताबें संस्कृत, अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती थी। यानी कि जो किताबें होती थी अरबी, फारसी और संस्कृति, और जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी उनमें लिखी जाती थी। इतिहासकारों ने युद्ध, प्रशासन, कर, व्यापार, राजा और समाज से जुड़ी जानकारियां दर्ज की। जो इतिहासकार थे उन्होंने ये सारी जानकारियां दर्ज की। अब कई पांडुलिपियां ऐसी जो हैं ताड़ के पत्रों, बहुत सारी जो पांडुलिपियां थी पहले जो ताड़ के पत्ते होते थे उनसे लिखी जाती। एक तो पेड़ होता था ताड़, उसके जो पत्ते होते थे ताड़ के पत्तों से वो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 क्लास के तो उसमें दे रखा है कि जो पांडुलिपियाँ होती थी वो एक ताड़ का पेड़ होता था, ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे तकनीकी और निर्माण कला में विकास। तकनीकी और निर्माण कला में विकास कैसे हुआ? जैसे कि लोहे और धातु का अधिक उपयोग होने लगा, तो इससे क्या चीज़ें हुई कि तकनीकी चीज़ें और भी बेहतर होने लगी। ठीक है, यानी कि लोहे और धातु का उपयोग अधिक होने लगा तो इससे चीज़ें और बेहतर हुई। जहाँ लोहे और धातु का उपयोग हुआ तो वहाँ पे चीज़ें सरल और अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि तकनीकी चीज़ में विकास हुआ। ठीक है, पानी के कुएँ, हौंदे, नहरें और तालाब बनाए गए। पानी पीने के लिए कुआं और हौंदे और नहरें, यानी नहरें जो होती थी, नहर, तालाब, इनसे क्या होता था लोग अपनी खेती सिंचाई करते थे। कुएं जो बनाते थे उससे पानी पीने के लिए, तो ये चीज़ें और धीरे धीरे बेहतर होने लगी। शहर में किले, मंदिर, मस्जिद और महल बनाए गए, यानी कि जो शहर था ग्रामीण क्षेत्र में भी होते थे कि शहर में मंदिर बनाया गया, किले यानी कि किलों का निर्माण कराया गया, मस्जिद और महल बनाए गए। तो ये एक धार्मिक परंपरा के तौर पर चीज़ें होती रहें। अब वास्तुकला में भारत, फारसी और मध्य एशिया की शैली का मेल दिखाई देता है। जो वास्तुकला था भारत में वो फारसी और मध्य एशिया में मेल दिखाई देने लगा था धीरे धीरे। तो इससे क्या हुई थी, तकनीकी चीज़ों में निर्माण भी हुआ और हमारे कला यानी कि क्षेत्र में विकास भी धीरे धीरे तेजी से होने लगा। अब हम बात करते हैं व्यापार और शहरों में बदलाव। हमारे व्यापार में क्या बदलाव हुआ, कैसे व्यापार को बढ़ोतरी हुई और शहरों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। जैसे कि शहर बड़े हुए और बाजार विकसित हुआ। भाई जब शहर बड़े हो जाएंगे तो लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर और भी चीज़ें आपूर्ति के लिए चीज़ें बढ़ती रहेंगी। यानी कि जब शहर बढ़ा तो बाजार में विकसित हुए। व्यापारी जो थे वो समुद्री और ज़मीनी दोनों रास्तों से व्यापार करने लगे। यानी कि जो व्यापारी लोग थे वो पहले क्या होता था कि हर जगह रास्ता नहीं होती थी, भाई समुद्र भी थे, तो जो व्यापारी लोग थे तो वो समुद्र के रास्ते से और ज़मीनी दोनों के रास्तों से वो क्या करते थे, व्यापार करने आते थे। जैसे कि मसाले, कपड़ा, कीमती धातु, पत्थर, नमक का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। यानी कि ये 3-4 चीज़ें, भाई मनुष्य खाने पीने के लिए मसाले का उपयोग बढ़ गया, कपड़े का उपयोग बढ़ गया, भाई मनुष्य था, जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे कपड़ों की खरीदारी बढ़ी। और कीमती धातु जो होती थी, कीमती धातु जो भी चीज़ें होती थी उस समय सोने चांदी की, उस चीज़ का बढ़ोतरी हुई। और पत्थर यानी कि जो किले बनाने के लिए पत्थर होते थे उन चीज़ों का भी व्यापार धीरे धीरे बढ़ा। नमक तो खाने में जो उपयोग के लिए वो उस चीज़ें भी, जनसंख्या बढ़ेगी धीरे धीरे नमक की पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। यानी कि इससे 4-5 चीज़ें की बढ़ोतरी होने लगी। जैसे जैसे शहर में बदलाव हुआ वैसे वैसे व्यापार में भी बदलाव देखने को मिला। यानी कि मसाले, कपड़े, कीमती धातु, पत्थर और नमक का व्यापार भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। जैसे कि दक्षिण भारत, गुजरात और बंगाल में व्यापार बड़े बड़े केंद्र थे। दक्षिण भारत यानी गुजरात, बंगाल में एक बड़े बड़े व्यापार केंद्र बने, वहाँ से चीज़ों का आदान प्रदान, आपूर्ति होती रहती थी। ठीक है, तो देखा जाए ये जो हमने 11 टॉपिक की जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमने बनाए थे कि व्यापार और शहर में बदलाव क्या हुआ और भी चीज़ें, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो हमने इसका निष्कर्ष निकाला है यानी कि 700 से 1750 ईस्वी की, यानी कि मोटा मोटा 1000 ईस्वी के बीच में भारत में बहुत बड़े बदलाव हुए। यानी कि भारत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को
मिला, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। नई भाषाएं बनी, नए राज्य बने, नई तकनीकी आई, समाज जातियों में बटा, लेकिन लोग भक्ति सूफी आंदोलन से एकता की ओर बढ़े। यानी कि जो समाज था वो बढ़ा तो, लेकिन समाज में जातियां बटी, लेकिन जो ये भक्ति और सूफी जो आंदोलन हुआ, इससे क्या हुआ, चीज़ों में एकता बढ़ी। यानी कि जो एक जातिवादी जो परंपरा चली आ रही थी उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने की परंपरा चालू हुई सूफी आंदोलन से और भक्ति आंदोलन से, ये धीरे धीरे हुई। पुरानी जानकारी कम थी, समय के साथ नक्शे और किताबें बेहतर होती गईं। पुरानी जानकारी जैसे कि जो नक्शे पहले बनाए तो उनकी जो दिशाएं थी उल्टी हुई, लेकिन फिर इधर 1000 साल में और भी चीज़ें बेहतर होने लगी। ठीक है, अब व्यापार, खेती और निर्माण कला का बहुत विकास हुआ। पिछले 1000 साल में व्यापार बढ़ा, शहर बढ़े, खेती का निर्माण हुआ, लोहे की धात से खेती का निर्माण हुआ, सिंचाई, कुएं, तालाब इत्यादि चीज़ें का भी प्रयोग होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हुई 1000 के 6 ईस्वी में। यात्रियों ने भारत की खूबियों को दुनिया तक पहुंचाया। जो यात्री लोग थे, यानी कि जो भारत आते थे, जो भारत आते थे, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे जो चीज़ गतिविधियाँ होती थी उन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ की यात्रा करते थे उसके बाद यहाँ की जो सारी चीज़ें होती थी वो जाके देश और दुनिया में चीज़ें बताए कि भारत के लोग कैसे हैं, यहाँ का वर्चस्व, यहाँ की किताबें, यहाँ की धरोहर, यहाँ की संस्कृति कितनी बेहतर चीज़ों से काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1, ये फाइनली आज कंप्लीट हो गया। आप लोग बहुत इत्मीनान से अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये जो मेरा है ये टेलीग्राम चैनल है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करेंगे, जो भी नोट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप तक बहुत ही आसानी तौर पर आप तक पहुंच जाएंगी। तो फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।